हमको आजादी जरूर 1947 में मिली, पर आजादी पाने की जो ललक थी वो 100 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। जी हाँ, ये है 1857 का समय, जब पहली बार हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिशर्स का रिवोल्ट किया और मास लेवल पे रिवोल्ट किया, और इसको हम कहते हैं इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्फेयर, और आज हम डिस्कस करेंगे इसी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, जहां पे पहली बार हिंदुस्तानियों ने हथियार उठाए थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में। हालांकि इसकी शुरुआत हुई थी बंगाल के एक रेजिमेंट में, जहां पे कुछ आर्मी में काम करने वाले सिपाहियों ने विद्रोह किया था, विरोध किया था। पर देखते ही देखते ये जो पूरी आग थी ये फैल गई पूरे हिंदुस्तान में, और सिर्फ आर्मी ऑफिशियल्स या सिपाहियों तक नहीं सीमित रही, बल्कि हमारे सिविलियंस ने भी इसमें हिस्सा लिया, हमारे राजाओं महाराजाओं और उनकी आर्मीज ने भी इसमें हिस्सा लिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ तो प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिड 1800s में ये बड़ा ही क्लियर हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हिंदुस्तान पे करीब करीब रूल कर रही थी, और वो रूल करने का मतलब ये नहीं था कि वो सिर्फ आपके ऊपर जो है अपने काम करवा रही है, ये आपके राजा महाराजा हैं। जी नहीं, ये पूरा क्रिश्चियन पॉपुलेशन था, जो बहुत ही ऑब्वियस है, और ये क्रिश्चियन पॉपुलेशन कोशिश कर रहा था, जो यहाँ के इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो लोकल्स थे, जो ज्यादातर हिंदू और मुसलमान थे, ये इन सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये कैसे किया जा रहा था? ये इस तरह से किया जा रहा था कि बहुत सारी मिशनरीज बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा हमारे एजुकेशन सिस्टम को कन्वर्ट करके इंग्लिश ओरिएंटेड कर दिया गया था। आपकी जो भी ट्रेडिशंस थी, आपकी जो मान्यताएं थी, चाहे वो हिंदूज हो या मुसलमान हो, उनको निचली नजरों से देखा जाता था, और जो भी इनको प्रैक्टिस करता था या इसमें गर्व महसूस करता था, उनको ब्रिटिश सरकार बोलती थी कि ये सब बेकार की चीजें हैं और आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह बहुत ही इन्फ्लुएंशियल नहीं बन पाएंगे, आम भाषा में बोला जाए तो आप बहुत ही गंवार रह जाएंगे। इस तरह की मानसिकता को जो है ब्रिटिश सरकार या कहें ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे सिविलियंस के या लोकल्स के या जो रीजनल लोग थे उनके दिमाग में घुसा रही थी। इंग्लिश भाषा को प्राधान्यता दी जाती थी, मिशनरीज और क्रिश्चियन फॉलोअर्स को जो है बहुत ही एक अलग दर्जा दिया जाता था, और जो भी कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉयल लोग होते थे उनको बहुत ही अच्छी उपाधियों से नवाजा जाता था। कम शब्दों में कहा जाए तो ब्रिटिशर्स ने यह क्लियर कर दिया था कि आपके जो लोकल ट्रेडिशंस हैं, मान्यताएं हैं, जो हिंदुइज्म है या जो मुसलमान लोग हैं, आप सबके ट्रेडिशंस हम फॉलो नहीं करने देंगे। और अल्टीमेटली ये हम सब में एक वाइड स्प्रेड एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि आपको ये कन्वर्ट करके ही छोड़ेंगे। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, जो ओरिजिनली ब्रिटिश आर्मी ही थी, पर क्योंकि ब्रिटिशर्स डायरेक्टली इंडिया को रूल नहीं कर रहे थे बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू रूल कर रहे थे, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी वो भी इस कन्वर्जन से या ये जो डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा, इससे अलग नहीं थे। उस समय 1856 में बंगाल आर्मी ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी आर्मी थी। वहां पे करीब करीब 1,35,000 जो सिपाही थे वो सारे ओरिजिनली हिंदुस्तानी थे, मतलब कि वो सारे ही हिंदूज या मुस्लिम्स थे, और उनको ओवरलुक करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनको कमांड करने के लिए, उनको लीड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 24,000 यूरोपियंस थे। तो इसी वजह से मात्र 24,000 लोगों के हाथ में 1,35,000 इंडियन सोल्जर्स को छोड़ दिया गया था। अब ये जो आर्मी थी बंगाल में, जिसमें 1,35,000 इंडियंस थे, ये जो इंडियंस रिक्रूट किए जाते थे ये ज्यादातर बिहार और अवध के जो हाई क्लास हिंदूज थे और मुस्लिम्स थे, ये सारे वो लोग हुआ करते थे। ये ऐसे आदमी हुआ करते थे जो अपने रूट्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, जो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा मानते थे, और जिनके दिलों में ये बात बस गई थी कि ब्रिटिशर्स हमारे हाई क्लास स्टेटस को या हमको एज हिंदूज या हमको एज मुस्लिम्स मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, हम सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये बात इन सबके दिलों में बड़ी साफ साफ बसी हुई थी। अब हुआ ये कि कॉस्ट कटिंग करने के लिए कई बार इन सोल्जर्स को बहुत कम वेजेस पे रखा जाता था।
इनके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं किया जाता। और ये तब की बात है जब बंगाल आर्मी ने सबसे ज्यादा हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की उनके एम्पायर को एक्सपैंड करने में। 1856 में ही एक नया रूल लेके आई ब्रिटिश सरकार, जिसके अंतर्गत ये एक मैंडेटरी चीज हो गई थी कि ये जो हिंदू सिपाही हैं या जो मुस्लिम सिपाही हैं, इन सबको फॉरेन लैंड्स में जाके भी जो है सर्व करना पड़ेगा। ये एक और बहुत बड़ा धक्का था इंडियंस के लिए, क्योंकि इससे उन्हें लग रहा था कि वो अपने रूट्स से अलग हो जाएंगे, वो जो हिंदुइज्म और मुस्लिम की जो प्योरिटी है वो खत्म हो जाएगी और इस तरह से उनका स्टेटस खराब हो जाएगा, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा। अब जैसे जैसे उस समय की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और नए नए इनोवेशंस होने लगे, इस आर्मी रेजिमेंट में भी एक नए तरह की राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया और मैंडेट किया गया इसका यूज। इस राइफल का नाम था एनफील्ड P53। अब इस राइफल की खासियत ये थी कि इसमें जो कार्ट्रिजेस थी ये पहले से प्री ग्रीस्ड थी, जिसको आपने सिर्फ मुंह से खींच के उसके ऊपर का सेक्शन हटाना था और पाउडर अपने आप फ्लो करेगा और राइफल में जो है अपना जो काम करना है राइफल को वो करेगी। अब ये जो प्री ग्रीस वाली चीज थी, ऐसी बातें फैल गई कि जो ग्रीसिंग की गई है ये की गई है काओ और पिग की स्किन से या उनके फैट से। काउज हिंदुइज्म में बहुत ही सेक्रेड एनिमल है, उनको हिंदूज में आप मदर की तरह ट्रीट करते हैं और मुस्लिम्स में पोर्क को अशुद्ध माना जाता है, पोर्क को बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता, छुआ नहीं जाता है। तो दोनों ही हिंदू और मुसलमानों की मान्यताओं का विरोध करते हुए जानबूझ के ऐसा कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरह की कार्ट्रिजेस को नेसेसिटेट किया है, इंक्लूड किया है, ताकि हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। और यहीं से शुरू हुआ 1857 का ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका विरोध करना शुरू किया पहले तो बंगाल आर्मी ने, और फिर ये पूरा का पूरा ये जो गंगा का प्लेन है हमारा, इस पूरे में फैल गया ये विरोध, साथ में ही सेंट्रल इंडिया तक भी पहुंच गया। इतना ज्यादा विरोध किया आर्मी मैन ने इसका, जहां तक कि सिविलियंस ने भी, लोकल्स ने भी, सबने मिलके, कि ये पूरी की पूरी ब्रिटिश हिस्ट्री में एक ऐसा मौका बन गया कि पहली बार हुआ कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगी। हिंदुस्तान में उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठने लगा और ये पहला ऐसा मौका था जब हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इतना बड़ा रिवोल्ट कर दिया। इस हद का रिवोल्ट था कि ब्रिटिशर्स ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाले थे। और साथ ही साथ ये पहला ऐसा मौका था जब पूरा हिंदुस्तान, सेंट्रल इंडिया से लेके गंजाटिक रीजन तक जो हिंदुस्तान था, ये यूनिफाइड हो गया, ये एक हो गया। हिंदू और मुसलमान साथ में मिल के आए, कास्ट, क्रीड, ये सब हट चुका था, सिर्फ हिंदुस्तानियों की तरह लड़ाई की गई ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए, उनका विरोध करने के लिए। ये सब देख के ये जो पूरा एक सिनेरियो किया गया था, हुआ था, इसको ब्रिटिशर्स ने नाम दिया सिपॉय म्यूटिनी। ये ऐसा समय था जब इंडिया को ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस मिल ही गई थी, पर फाइनली ये हुआ नहीं। पर इस पूरे इंसिडेंस ने ब्रिटिशर्स के मन में बड़ा खौफ पैदा कर दिया कि अगर हिंदुस्तानी यूनाइटेड हो गए तो हमारा एग्जिस्टेंस इस रीजन में इम्पॉसिबल है। और यहीं से उन्होंने डिवाइड एंड रूल का काम करना भी शुरू करा। अब इस पूरे रेबेलियन की शुरुआत कहां से हुई? इसकी एक्चुअल शुरुआत हुई मंगल पांडे के थ्रू। मंगल पांडे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक सोल्जर थे इस बंगाल आर्मी में। मात्र 29 साल की उम्र में ही मंगल पांडे के दिल में एक आग जल रही थी। इस बात से वो गुस्सा थे कि ब्रिटिशर्स जानबूझ के उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन और उनके हिंदू होने के गर्व को खत्म करना चाहते हैं, इसको मिटा देना चाहते हैं। और ये जो उनके मन में, उनके दिल में गुस्सा था, ये आग बन के तब भड़का जब उनको पता चला कि कार्ट्रिजेस को जानबूझ के ग्रीस किया जा रहा है काओ और पिग के ऑयल से। इसका विरोध करते हुए फाइनली मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ओपनली अपने ग्राउंड में जाके खड़े हो गए और ब्रिटिश आर्मी को ये ललकारा, ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये ललकारा कि हम तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, हम ये चीजें नहीं मानेंगे।
और साथ ही साथ अपने साथी हिंदुस्तानियों को जो आर्मी में उनके साथ काम कर रहे थे मोटिवेट करने लगे कि तुम भी मेरा साथ दो, आगे बढ़ो और अब हम ब्रिटिश सरकार की ये सारी चीजें नहीं मानेंगे। ये देख के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंटरवीन करने की कोशिश की, बीच में घुसने की कोशिश की, तो मंगल पांडे ने ओपन फायर कर दिया और साथ में अपनी तलवार लेके एक घोड़े के ऊपर हमला कर दिया। इसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि अफरा तफरी का माहौल बन जाए ब्रिटिश ऑफिसर्स में, और वैसे ही हुआ भी। और इसी बीच उतर गए जनरल जॉन हर्सी और उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को और साथ ही साथ हिंदुस्तानी सिपाहियों को ये बोला कि इनको पकड़ा जाए। जब मंगल पांडे ये समझ गए कि अब फाइनली इनको पकड़ लिया जाएगा और अब उनको जो है एग्जीक्यूट ही करेंगे ब्रिटिशर्स, तो मंगल पांडे ने जानबूझ के अपने सीने में अपनी राइफल रखी और पैर से अपनी राइफल को चलाया, जिस वजह से उनके सीने में गोली लगी। पर खुशी की बात है या दुख की बात है कि ये गोली उनको मार नहीं पाई और उनको बहुत ही माइनर इंजरीज हुई। ये इंजरीज की वजह से फाइनली ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनको आर्मी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पे उनका इलाज हुआ। और इस इलाज के बाद फाइनली 8 अप्रैल 1857 को सारे आर्मी ऑफिशियल्स के बीच में, हिंदुस्तानी सिपाहियों के बीच में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ऐसा करके ब्रिटिशर्स को लगा कि ये हमने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है हिंदुस्तानी सिपाहियों के सामने कि अगर तुमने विरोध किया, विद्रोह किया, कि तुम्हारा भी यही हाल होगा। पर हुआ इसका उल्टा। ये देख के बंगाल आर्मी के हिंदुस्तानी सिपाहियों के मन में जो आग छोटी थी वो और ज्यादा भड़क गई, वो और ज्यादा गुस्सा हो गए और अब उन्होंने ठान ली थी कि अब हम ब्रिटिशर्स को अपोज करते रहेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं और इनका राज हम समाप्त करके रहेंगे। तो इस तरह से मंगल पांडे ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, अपने आप को कुर्बान किया और ये इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 की शुरुआत की। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इसी तरह से दिल्ली को कैप्चर करा था मेरठ रेजिमेंट ने। मेरठ रेजिमेंट में जितने भी हिंदुस्तानी सिपाही थे, इन्होंने 11th में 1857 को फाइनली दिल्ली को कैप्चर किया था, जहां पे रूल कर रहे थे बहादुर शाह जफर। कहने के लिए वो सिर्फ नाम के रूलर थे, एक्चुअली वो एक पेंशनर थे जो ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट थे। खैर, तो इस तरह से दिल्ली को जब कैप्चर किया गया तो इसके अंदर करीब करीब 30,000 से 40,000 हिंदुस्तानी सिपाही थे जिन्होंने कैप्चर किया था और चारों तरफ से दिल्ली को बंद कर दिया गया था। दिल्ली के पास में ही एक पहाड़ी पे चढ़ के बैठे हुए थे ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स और उनके 4,000 सिपाही। अब क्योंकि ये से सिर्फ 4,000 और दिल्ली के अंदर थे करीब करीब 40,000, तो ये पड़ गए थे अकेले। इसके अलावा इतनी ज्यादा गर्मी थी और इतनी ज्यादा बीमारी उनमें फैल गई थी कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे और वो कोशिश करते भी थे दिल्ली को कैप्चर करने की, पर हर बार नाकामयाब हो जाते थे। ऐसा करते करते फाइनली आ गया मिड ऑफ अगस्त इन 1857। इस वक्त ब्रिटिश ऑफिसर्स करीब करीब 2 से 3 हजार पंजाबी, गोरखा, मुस्लिम्स, ये सारे रेजिमेंट्स को अपने साथ लेके आए और एग्जिस्टिंग 4,000 के साथ इनको मिला दिया। आगे बढ़ते बढ़ते करीब करीब 9,000 सिपाही टोटल हो गए थे, जिसमें से सिर्फ 1/3 यूरोपियंस थे, बाकी सारे पंजाबी, सिख्स, गोरखास और मुस्लिम्स ही थे जो फाइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ मिलके दिल्ली में जो हिंदुस्तानी वॉरियर्स थे, जो सिपाही थे, उनके खिलाफ। कश्मीरी गेट पे सबसे पहले फाइनली ब्रिटिश इंजीनियर्स ने मिलके धमाके किए और वहां के गेट्स को तबाह करके ये पूरी की पूरी ब्रिटिश आर्मी दिल्ली में अंदर पहुंच गई। और दिल्ली में अंदर पहुंचने के बाद इन्होंने मौत का नंगा नाच शुरू किया, इस तरह से कि सिविलियंस को भी उसी तरह से मारा गया जिस तरह से उन हिंदुस्तानी सिपाहियों को मारा गया था।
ये अपने साथ बहुत सारे औजार और वेपन्स लेके आए थे, जिनका यूज करके इन्होंने फाइनली दिल्ली को जो कैप्चर किया गया था उसको हिंदुस्तानी सिपाहियों के हाथ से ले लिया। लेने के बाद उस समय जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसको कैप्चर किया था, उन्होंने सबसे पहले तो बहादुर शाह जफर जो उस वक्त 82 इयर्स थे उनको किया हाउस अरेस्ट, और उनके 3 बेटे जो थे उनको बीच सड़क पे जो है तलवारों से उनका सर काट दिया गया। और यहाँ पे मुस्लिम्स में जो मुगल एरा था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। जिस तरह से पूरी नॉर्दर्न बेल्ट में अलग अलग जगहों पे हिंदुस्तानी सिपाही रिवोल्ट कर रहे थे, इसी तरह का एक सिनेरियो दिल्ली के अलावा हुआ कानपुर में भी। तो कानपुर में जून 1857 में हिंदुस्तानी सिपाहियों ने रिवोल्ट करना शुरू करा, और नाना साहेब की लीडरशिप के अंडर जो भी कानपुर में करीब करीब 300 ब्रिटिश सिपाही और 600 सिविलियंस थे, यूरोपियन सिविलियंस जिसमें विमेन और चिल्ड्रन थे, इन सबके ऊपर अटैक करना शुरू करा। अफरा तफरी में उस टाइम के वहां के जो मेजर जनरल थे, मेजर जनरल व्हीलर, उन्होंने ये सोचा कि जो छोटा छोटा अस्पताल की जो बिल्डिंग्स थी उसके अंदर ये 300 सिपाही और 600 यूरोपियंस पनाह लेंगे। इसके अंदर घुसने के बाद उनके पास धीरे धीरे करके खाना और पानी खत्म होने लगा, भुखमरी छाने लगी, और बाहर से हिंदुस्तानी सिपाही नाना साहेब की लीडरशिप के अंडर इनके ऊपर अटैक करते रहे। फाइनली अंदर व्हीलर ने सारे हथियार डाल दिए और नाना साहेब से रिक्वेस्ट की कि उनको जाने दिया जाए। नाना साहेब ये मान गए और उनको जाने की इजाजत दे दी गई। 27 जून की सुबह को फाइनली ये सारे ब्रिटिशर्स को जब जाने दिया गया सतीचुर घाट से, तब ये सारे बोट में बैठ ही रहे थे कि एकदम से हिंदुस्तानी सिपाहियों ने इन सबके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी, और करीब करीब 150 से 200 ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो सब मर गए, और लोकल्स में भी करीब 200 से 300 ही लोग बचे, जिसमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। इन सबको पकड़ के वापस शहर में अंदर ले जाया गया, और बीबी घर नाम की एक बिल्डिंग थी उसके अंदर इनको रखा गया। वहां पे बीमारी फैल गई, कॉलरा फैल गया, डिसेंट्री फैल गई, और इस वजह से अंदर भूख की वजह से, स्टारवेशन की वजह से, डर की वजह से, अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से जो भी अंदर औरतें, बच्चे और जो भी लोकल्स थे वो धीरे धीरे मरना शुरू हो गए। 2 हफ्ते बाद मेजर जनरल हैवलॉक अपनी पूरी एक बटालियन को लेके कानपुर के आउटस्कर्ट्स में पहुंचे, तो अंदर नाना साहेब और उनके साथ जो भी हिंदुस्तानी सिपाही थे उनके अंदर अफरा तफरी मच गई, और उन लोगों ने इस चीज से बचने के लिए या इस चीज का विरोध करने के लिए बीबी घर में जो भी बचे हुए यूरोपियंस थे उनको मारना शुरू कर दिया, और मार मार के उन सबकी बॉडीज को एक वेल में डाल दिया। मेजर जनरल हैवलॉक जब अपनी पूरी बटालियन को लेके कानपुर में घुसे और कानपुर को अपने हाथ में ले लिया, तब उन्होंने बीबी घर में जाके देखा खून से सनी हुई पूरी फ्लोर्स, और वो सारे ब्रिटिशर्स की जो लाशें उनको मिली उस वेल में। ये देख के मेजर जनरल हैवलॉक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गई, और उन्होंने बदला लेने का सोचा। इस लेवल का खून खराबा हुआ था यहाँ पे कि ब्रिटिशर्स की ये एक वॉर क्राई बन गई, रिमेंबर कानपुर नाम की, जिसके अंतर्गत वो लोग गुस्से में जो भी उनके हाथ आता था, जो भी सिपाही हिंदुस्तानी कानपुर में हैवलॉक के हाथ आता था, उसको वो खत्म करते थे एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से। ब्रिटिशर्स ने अपनाया मुगल्स का एक तरीका, जिसमें तोप के बिल्कुल सामने उस हिंदुस्तानी सिपाही जो पकड़ा जाता था उसको रखते थे और गोला दाग देते थे, और उस वक्त उसकी पूरी बॉडी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते थे। और जो भी सिपाही सस्पेक्टेड थे कि उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट रहा होगा इस पूरे इंसिडेंस में, उस लोगों को जबरन बीबी घर की फ्लोर पे जो ड्राइड ब्लड होता था उसको चाटने को कहते थे,
और उसके बाद उनको पब्लिकली हैंग कर दिया जाता था। फाइनली दिसंबर 1857 में कानपुर को पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। कुछ इसी तरह का एक और वॉर हुआ लखनऊ में भी। तो बैटल ऑफ चिन्हट हारने के बाद ब्रिटिश आर्मी इंडियन रिबेलियन सिपाही के बहुत ज्यादा कैप्चर में आ गई थी और उन्होंने ये सोचा कि हमें रेजिडेंसी, जो लखनऊ में एक ऐसा एरिया है जो ब्रिटिशर्स जहां पे रहा करते थे, तो इस रेजिडेंसी के अंदर जितने भी ब्रिटिश सिपाही थे, करीब करीब 1700, और जितने भी वहां के लोकल यूरोपियंस थे, जिसमें आदमी, औरत, बच्चे और इंडियन सर्वेंट्स थे, ये सब रेजिडेंसी में आके छुप गए, बस गए। और इनके बाहर थे करीब करीब 30,000 से 40,000 हिंदुस्तानी सिपाही जो कर रहे थे रिवोल्ट। इतने ज्यादा लोगों से लड़ने की ताकत बिल्कुल भी नहीं थी इन ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो इस रेजिडेंसी के अंदर थे। धीरे धीरे हुआ वही जैसा होता है, खाना कम होने लगा, लोग मरने लगे। इस वजह से वहां पे जो लीड कर रहे थे जनरल लॉरेंस, उन्होंने कहा कि हम में से कुछ लोगों को बाहर निकल के लड़ाई करनी ही पड़ेगी। वो बाहर निकले, उन्होंने लड़ना शुरू करा, लेकिन बाहर इतने ज्यादा लोग थे, हिंदुस्तानी सिपाही थे, कि लॉरेंस संभाल नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सर हेनरी हैवलॉक, इन्होंने कमांड संभाली रेजिडेंसी के अंदर। हेनरी हैवलॉक वही हैं जिन्होंने कानपुर में भी फाइनली नरसंहार किया था और कानपुर को वापस लिया था। पर हेनरी हैवलॉक से भी यहाँ पे चीजें संभल नहीं रही थी, क्योंकि हिंदुस्तानी सिपाही बहुत ज्यादा थे और ये लोग बहुत ही कम थे। इनका सपोर्ट करने के लिए कानपुर में जो जनरल कैंपबेल ने पूरा कानपुर को अपने हाथ में ले रखा था, वो आए। और जैसे ही वो लखनऊ की आउटस्कर्ट्स में पहुंचे, अंदर जितने भी हिंदुस्तानी सिपाही थे, इनमें हड़कंप मच गई। और सिकंदराबाद गेट पे आते ही यहाँ पे उनके साथ जितने भी सिख, पंजाबी और गोरखा रेजिमेंट्स के लोग थे, जो आज तो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं ही, उस समय में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिमेंट्स थी, उन्होंने सिकंदराबाद गेट्स को तोड़ा और अंदर हिंदुस्तानी सिपाही जो रिवोल्ट कर रहे थे, उनका नरसंहार करना शुरू किया। इनका सामना हिंदुस्तानी सिपाही नहीं कर पाए और फाइनली 1858 आते आते लखनऊ का भी पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ वापस ले लिया। और अब आते हैं हम इस पूरे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की सबसे आखिरी कड़ी का और सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी पे, जो है झांसी और ग्वालियर। अब झांसी की बात आती है और इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात आती है, तो जो सबसे पहला नाम हम सबके दिमाग में आता है वो है रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई ओरिजिनली पैदा हुई थी वाराणसी में और उनका नाम जो उनके परिवार ने, उनके माता पिता ने उनको दिया था, वो था मणिकर्णिका तांबे। 1828 में मणिकर्णिका तांबे की शादी हुई गंगाधर राव से, जो झांसी के किंग थे, और तब गंगाधर राव के परिवार ने मणिकर्णिका तांबे का नाम बदल के रखा रानी लक्ष्मीबाई, और वो बन गई झांसी की रानी। 1853 में गंगाधर राव की तबीयत एकदम से बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो एकदम तय हो गया था कि अब और ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। अभी तक रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव के कोई भी पुत्र नहीं था, कोई भी बच्चा नहीं था। तो आगे वंश को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने क्लोज रिलेटिव के एक बेटे को गोद लिया, जिसका नाम था दामोदर राव। ये देख के गंगाधर राव की तो फाइनली डेथ हो गई, लेकिन लॉर्ड डेलहाउसी, जो उस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे ब्रिटिश एम्पायर ने, उन्होंने दामोदर राव को एज किंग या नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रूरल मांगने से मना कर दिया। और जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को बोल दिया कि आप रूल नहीं कर सकती, आप एक औरत हैं
और आपके बेटे को भी हम लेजिटिमेट नहीं मानते हैं, इसलिए चुपचाप झांसी को छोड़ दें और उनको एक बड़ी ही मामूली पेंशन ऑफर कर दी गई। जब ये रानी की झांसी को पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और उसी वक्त जून में लोकली जो भी ब्रिटिश हिंदुस्तानी सिपाही थे उनमें रेबेलियन शुरू हो गया था और उन्होंने ब्रिटिश सिपाहियों को और यूरोपियन सिपाहियों को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंतर्गत मारना शुरू करा और झांसी से भगा दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुई और उन्होंने जो लोकल आर्मी, यूरोपियन आर्मी को मार दिया था रानी लक्ष्मीबाई ने, उसका बदला लेने का सोचा और फाइनली 1858 में उन्होंने झांसी के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक इतना बड़ा था और ब्रिटिश आर्मी में इतना ज्यादा गुस्सा था कि उन्होंने लोकल्स को, पीजेंट्स को, आर्मी मैन को, किसी को भी नहीं छोड़ा और हर किसी का नरसंहार किया। इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राव को लेके झांसी से भागने में सफल हुई और उन्होंने जाके साथ दिया तात्या टोपे का। तात्या टोपे का साथ लेके उन्होंने बैटल ऑफ ग्वालियर लड़ा ब्रिटिशर्स से। अब ग्वालियर फोर्ट पे राज करते थे सिंधिया। सिंधिया एक प्रो ब्रिटिश रूलर थे। ये ऐसे किंग थे जो ब्रिटिशर्स के बहुत ज्यादा फेवर में रहते थे। इनसे रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर फोर्ट को अपने कब्जे में लिया और ये देखते हुए ब्रिटिश आर्मी ने वॉर ऑफ ग्वालियर लड़ना शुरू करा, जिसकी शुरुआत हुई 17 जून 1858 को। बड़े ही दुख की बात है कि पूरी स्ट्रेंथ से लड़ने के बाद फाइनली डे 1 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गई। और जिस तरह से वो शहीद हुई और जिस तरह से उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई की, ये देख के ब्रिटिश आर्मी भी बहुत ही सकते में थी और उन्होंने भी उनको जोआन ऑफ आर्क की उपाधि दी। जोआन ऑफ आर्क एक फ्रेंच वुमेन थी 1400s में, जो अपने वॉरियरहुड के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। रानी लक्ष्मीबाई को हालांकि ब्रिटिशर्स ने हराया, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ को देख के ब्रिटिशर्स ने भी उनको इस उपाधि से नवाजा। खैर, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद से जितने भी लोकल सिपाही थे, उन सब में जो मोटिवेशन था वो और ज्यादा कम हो गया और फाइनली वॉर ऑफ ग्वालियर हारने के बाद ये इंडिया का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला करीब करीब 1 साल, इसमें हिंदुस्तानी हार गए। पर ये हार ने हिंदुस्तानियों को कमजोर नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तानियों के अंदर एक नई शक्ति डाल दी। उनमें एक अलग तरह का मोटिवेशन आ गया कि अब तो हर हाल में हमें ब्रिटिशर्स से आजादी लेनी है और यही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन बना, जिसकी वजह से हमको फाइनली 1947 अगस्त में आजादी मिली। इस इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने ब्रिटिशर्स को इतनी क्षति पहुंचाई, इतना नुकसान किया, यूरोपियन आर्मी में इतना ज्यादा हलचल मच गई कि जो ब्रिटिश राज में जो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे राज किया, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को ब्रिटिश किंग ने, ब्रिटिश क्वीन ने खत्म किया और डायरेक्टली राज करना शुरू किया हिंदुस्तान के ऊपर, क्योंकि वो समझ गए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है अब हिंदुस्तानियों को टैकल करना, अब डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को रूल करना पड़ेगा। और यहीं से हमारे इंडिपेंडेंस की एक जो आग लगी वो आगे बढ़ी और हमने 47 में इंडिपेंडेंस प्राप्त की। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स के लिए, सिनेरियोज के लिए, डिस्कशंस के लिए प्लीज डू लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you so much.